थैंक यू राम माधव जी फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस सेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ऑडियंस में वी हैव अ लॉट ऑफ यंग फेसेस आल्सो, तो फ्यूचर आरएसएस प्रचारक, मे बी यू कैन कन्विंस पीपल टू जॉइन द आरएसएस फ्रॉम हियर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस, जो आपका चुनाव में 3 इलेक्शन विन, जो स्पेशली इन द नॉर्थ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इज इट एक्सपेक्टेड, वर यू सरप्राइज्ड? एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि नतीजा इस प्रकार का होंगे, ये अंदाज तो हम सबको था ही, पर इतने अच्छे नतीजे होंगे, यानी जनता शायद हम सबसे भी आगे चले जाकर मोदी जी और बीजेपी को समर्थन देगा, उसमें शायद हमने भी शायद नहीं सोचा। मैं कहता हूँ कि कई मेरे साथ के मित्र भी कहते थे कि जरूर जीतेंगे, बट इतना भव्य जीत होगा, ये अच्छा आनंद का ही विषय है। मैं इससे इतना ही एक निकाल सकता हूँ मैसेज कि जनता देश की राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है। एक मैच्योर इलेक्ट्रेट इस समय देश में है। वो पहले जैसे जाति, अन्य जो पैरोकियल इश्यूज जो कहते हैं, उनके आधार पर नहीं जाकर शायद सुशासन, अच्छा शासन और एक ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस, इसके आधार पर वोट देने को इस समय तत्पर है। मुझे लगता है उसका फ़ायदा मोदी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जरूर आगे भी मिलेगा। लेकिन एक ये भी व्यू है कि जो स्टेट्स नॉर्थ में जो आप जीते हैं, लोकसभा में आप उन स्टेट्स में पीक कर गए हैं। मध्य प्रदेश में आपके पास सारी सीटें हैं एक को छोड़कर, राजस्थान यू हैव ऑल द सीट्स, इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो यू हैव मैक्सिमम सीट्स। तो मतलब इससे आगे आप कितना जा सकते हो? पहली बात तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कोई अर्थमेटिक नहीं होता है। यहाँ इतने हैं, यहाँ इतना माइनस होंगे, उतना प्लस होंगे। अब तो यह जो प्रभाव है जहाँ जहाँ नहीं पड़ा था 2019 में, उस क्षेत्र तक भी जा सकता है। अब एक बड़ा माहौल देश में है। जो लोग इस केंद्र सरकार के, मोदी जी के सरकार के कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से, स्कीम से बेनिफिशियरीज रहे हैं, वे इस सरकार में एक अच्छी सरकार देखते हैं। और भाई कोई भी वोटर को सरकार को बदलने के लिए कोई कारण तो चाहिए ना। मुझे कोई गिनाए क्या कारण है। अब कास्ट सेंसस नहीं कर रहे इसलिए सरकार बदल दो, अगर ये कांग्रेस का आर्गुमेंट है, तो लोग कहेंगे कि भाई हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, जिस कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हो सभी जातियों को अच्छा न्याय मिल रहा है, राजनीतिक भी दृष्टि से न्याय मिल रहा है और सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से न्याय मिल रहा है, तो हम सरकार बदले क्यों? बदलने से अब जाकर किस प्रकार के विकल्प में जाने वाले हैं? कोई इस देश में वैकल्पिक नेतृत्व है क्या? तो ये सब तो वोटर सोचेगा ना। इस देश का वोटर आज मैच्योर है, इतना तो साबित कर दिया ना। साबित कर दिया न केवल पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टी को, रूलिंग पार्टी को, बल्कि सेफोलॉजिस्ट को भी, सबको बताया कि भाई आप सबसे भी मैं मैच्योर हूं। मैं सोचता हूं, जिस प्रकार सोचता हूं उस प्रकार वोट करता हूं। इसलिए मैच्योर वोटर जरूर ये सोचेगा कि इस समय जब भारत एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहा है, दुनिया में इतना बड़ा नाम हो रहा है, देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से इतना तरक्की हो रही है, तो मैं क्यों खामखा सरकार बदलूं? ये जरूर जनता सोचेगी। इसलिए मैं कहता हूं पहले से अच्छा जनादेश बीजेपी को 24 में मिलेगा। अच्छा, देश का वोटर यहाँ बैठा हुआ है हमारे साथ, तो इनसे एक सवाल करते हैं कि यहाँ पे कोई है जिनको मोदी जी के सिवाय कोई विकल्प दिख रहा है हमारे ऑडियंस में? डू यू फील दैट देयर इज अ अल्टरनेट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द लोकसभा? तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इसको 100% रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं मानता। आप थोड़ा भी सैंपल भी ले लो, वहाँ भी तो ना कहने वाले एक दो भी शायद मिलते होंगे। अधिकतर लोग ये व्यवस्था चाहते हैं कि आगे बढ़े। Not necessarily that they are all politically affiliated to any party. It is the general public sentiment कि मेरे सामने एक अच्छा सरकार है, तो मैं कोई दूसरे का क्यों ढूंढूं, दूसरे का क्यों सोचूं? पर आपका नॉर्थ में तो मैं मानती हूँ, बट इन द साउथ वेयर यू आर ऑल्सो फ्रॉम, एंड आप तेलंगाना भी थोड़ा देर के लिए संभाल रहे थे, व्हाट हैपेंड टू बीजेपी इन द साउथ? क्या सच्ची में नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है जैसे कि कांग्रेस कह रही है? नहीं, बिल्कुल कोई डिवाइड नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश से आता हूँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, आज 2 राज्य है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 7 पार्लियामेंट सीट्स थे एक समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय। उसमें से 2 मंत्री भी थे हमारे राज्य से।
कर्नाटक में तो आई मीन परसों तक सरकार भी थी बीजेपी की, और तमिलनाडु में हम एलियंस में कई साल वहाँ के अनडीएमके के साथ रहे। आज पांडिचेरी में बीजेपी सरकार में शामिल है। हाँ, थोड़ा नॉर्थ की तुलना में साउथ में थोड़ा कमजोर है, पर अभी तक है। मैं मानता हूं कि 24 एक चमकाने वाला दृश्य दक्षिण भारत में भी दिखाने वाला है। मैं तेलंगाना के बारे में जरूर कह सकता हूं, एक अद्भुत रिजल्ट तेलंगाना देने वाला है इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में। उसी प्रकार तमिलनाडु से भी बहुत अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है। नेक्स्ट दौरा होगा साउथ का। ओके, ऑन दैट नोट मैं एक आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट दिस रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन कश्मीर। और आप कश्मीर के प्रभारी भी रहे थे जब आप बीजेपी में थे, यू वर द जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज। लिटिल बिट ऑन द वर्डिक्ट, जो कह रहे हैं कि ठीक है, दे हैव सेड इट्स ओके, आई मीन दे हैव अग्रीड, दे हैव गिवन अ स्टैम्प ऑफ ओके टू द आर्टिकल 370, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है हम 370 हटाने से कभी हमारा प्रॉब्लम नहीं था, हमारा ड्यू प्रोसेस से प्रॉब्लम था। और कोर्ट के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें से एक वो भी है कि क्या फेडरलिज्म जो होता है वो कम हो रही है, स्टेट्स का कहना, से ऑफ द स्टेट्स इन द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग व्हाइल द सेंटर इज बिकमिंग, वी आर बिकमिंग मोर सेंट्रलाइज्ड। नो, पहली बात तो धारा 370 पर जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका एक पक्ष हम सब जानते हैं कि जो भारत सरकार का 2019 का निर्णय था उसके ऊपर स्वीकार्यता का एक वो स्वीकार्यता लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब जानते हैं। पर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा डायमेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई स्वप्न में भी देख रहा हो कि 370 को हम आए तो वापस लाएंगे, वैसे तो ये बात बोलने वाले वही लोग हैं जिनको पक्का मालूम है कि वो कभी आने वाले नहीं है, वही बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में हम लाएंगे। बाकी जिनको थोड़ा भी मन में है कि कभी ना कभी सत्ता में आएंगे, वो तो कोई नहीं बोल रहा है वापस लाएंगे। पर कोई अगर सोचता भी है, कश्मीर में बैठने वाला नेता हो या तमिलनाडु में बैठने वाले कुछ नेता हो, अगर वो सोचते हैं कि ला सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसे सभी संभावनाओं को बंद कर दिया है। अब 370 इतिहास हो गया है, फिर कभी वापस नहीं आ सकता है। अब बात रही है आपका दूसरा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फेडरलिज्म। अब नया राग शुरू कर दिया सबने, फेडरलिज्म खतरे में है। भाई भारत का संविधान भारत को कोई फेडरल राज्य घोषित नहीं किया है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द नहीं है। सम ऑफ ऑल स्टेट्स, सम ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देख लीजिए, कोई फेडरल शब्द नहीं है। भारत का संविधान एक प्रकार का ड्यूअल पॉलिटी है, बट यूनिटरी फॉर्म है। ये समझना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं। ये इस पर बहुत बहस हो गई है भाई हमारे संविधान सभा में। आजकल नए विद्वान निकले हैं, वो अमित शाह को मालूम नहीं है, किसी को मालूम, एज इफ दे नो एवरीथिंग, उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। संविधान सभा का तो पढ़ लो क्या बहस हुआ है। तो इसीलिए भारत का फेडरलिज्म कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म नहीं है, बट भारत में ड्यूअल पॉलिटी है, जिसमें राज्यों के कुछ अधिकार है, राज्यों के अधिकारों का कोई खतरा नहीं है। और उल्टा जो कश्मीर को जो अधिकार मिले थे वो बाकी राज्यों के अधिकार से बहुत ज्यादा थे। वो ज्यादा अधिकार जो थे वो समाप्त हुआ है। बाकी राज्यों के बराबर का अधिकार आज कश्मीर को भी उपलब्ध है। तो इसमें फेडरलिज्म को क्या खतरा आ गया है। बट कैन अगर प्रेसिडेंट्स रूल होए, कैन द सेंटर टेक ओवर द पावर्स ऑफ द असेंबली एंड मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेटिव डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द असेंबली? इसको लेके कोर्ट ने भी कुछ कहा है कि नहीं, ठीक है ना। वो 367 आर्टिकल 367 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, एक ऑब्जर्वेशन किया है। बट जहां तक 370 को हटाने का प्रश्न है, प्रेसिडेंट को एक अध्यादेश के जरिए वो करने का पूरा अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और 6 अगस्त को जो अध्यादेश निकला था प्रेसिडेंट का, वही 370 हटने का आधार बना है। अभी कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में और उनका स्टेटहुड भी रिस्टोर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, सितंबर तक डेडलाइन दी है, सितंबर के चुनाव स्टेटहुड में होंगे या यूनियन टेरिटरी के लेवल में होंगे? मैं देखिए, दोनों इश्यूज पर, स्टेटहुड एज वेल एज इलेक्शंस इन द यूनियन टेरिटरी, दोनों इश्यूज पर भारत सरकार ने पूर्ण सहमति जताई है। अभी क्वेश्चन इज अबाउट टाइमिंग, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सितंबर 30 से पहले चुनाव तो कराओ, यूटी का चुनाव कराओ।
तो यूटी का दर्जे में चुनाव कराने की स्थिति अगर हो तो सरकार करा लेगी। वैसे तो उससे पहले अप्रैल मई में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। पार्लियामेंट चुनाव तो जम्मू कश्मीर में भी तो होना है, 5 पार्लियामेंट सीट है जम्मू कश्मीर यूटी में, वो 5 सीट पे चुनाव होना ही है। वो चुनाव जब होगा उसके बाद परिस्थिति के आधार पर उसके जो स्टेक होल्डर्स है, इलेक्शन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, टुगेदर दे विल टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। दूसरा सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, बिकॉज बीजेपी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग कि जो 370 हुआ था नेहरू जी ने किया था, सरदार पटेल को मालूम ही नहीं था। लेकिन एज यू नो देयर वाज अ मीटिंग दैट वाज हेल्ड आई थिंक इन मई 1949 सरदार पटेल जी के घर में हुई थी, जहाँ नेहरू भी वाज देयर, गोपाल स्वामी अयंगर वाज देयर, जो उन्होंने, और शेख अब्दुल्ला भी थे। और फिर बोला गया था गोपाल स्वामी अयंगर को कि आप सरदार पटेल का ओके लीजिए, जो ड्राफ्ट ऑफ 370 है, फिर ही हम इन्फोर्स करेंगे। तो इट्स नॉट दैट सरदार पटेल जी को मालूम नहीं था, ही मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द डिटेल्स, बट ही न्यू अबाउट इट। सो व्हाई इज द बीजेपी ऑलवेज फाइंडिंग नेहरू अ कन्वीनियंट स्केपगोट? देखिए भाई, पहली बात तो कभी कभी हमको कहते हैं ना कि हम भक्त लोग हैं। देश में सबसे बड़े भक्त लोग नेहरू भक्त है। नेहरू के सारे अपराधों को व्हाइट वॉश करो, कोई कुछ कहेगा तो आप नेहरू का विरोध कर रहे हैं, ये इतना बड़ा काम किया। कल किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि नेहरू के अच्छे काम को भी याद किया कीजिए। मैं ढूंढ रहा था कहीं मिल जाए, मुझे नहीं मिल रहे थे, बट ये अलग बात है। भाई नेहरू in his lifetime, let me tell you, But you cannot find anything one good Nehru has done, Ram Madhav ji. This I don't believe. Nehru in his lifetime was never, he had never run away from criticism. पार्लियामेंट में उनके सामने उनके ऊपर कूद पड़ते थे पार्लियामेंट सदस्य। When I say this, not just the opposition, his own party people used to criticize him, but Nehru never ran away from criticism. उतना तो सीख लो, क्रिटिसिज्म को स्वीकार करने की आदत बनाओ। आज नेहरू का क्रिटिसाइज करना अपराध हो रहा है। भाई नेहरू को पॉलिसीज पर ही तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। नेहरू ने उस समय भविष्य का सोचा नहीं था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमारा राय है। हर नेता को सोचना चाहिए मेरे बारे में भविष्य क्या कहेगा, उस समय के नेताओं को, आज के नेताओं को। इसीलिए प्रधानमंत्री हर एक कदम लेते समय सोचते हैं कि भाई 10 साल 20 साल बाद इतिहास क्या कहेगा इसके ऊपर। जहां तक 370 का प्रश्न है, नेहरू के जिद के कारण 370 आया है। मैं तो लंबा विषय है क्योंकि समय अपने पास इतना नहीं होता है, मैं इतना ही कहता हूं 370 का ड्राफ्ट बनाने से अंबेडकर ने इनकार कर दिया। अंबेडकर ने कहा कि नहीं कर सकते हैं, एक राज्य को विशेष अधिकार नहीं दे सकते हैं। फिर नेहरू ने अयंगार को कहा, गोपाल स्वामी अयंगार को, कि तुम ड्राफ्ट बनाओ। जब ड्राफ्ट बनी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी नियर यूनानिमसली रिजेक्ट किया। 2 लोग ही सपोर्ट कर रहे थे। वो 2 कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगार स्वयं और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, उससे पहले अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ये 2 ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर नेहरू विदेश में थे। नेहरू सरदार पटेल को फोन करते, रिक्वेस्ट करते, यार मेरे इज्जत का सवाल है, मैं शेख अब्दुल्ला को तो वचन दे दिया, तुम कुछ भी करो। पटेल के ऊपर डायलेमा था। अगर ये कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता तो लोग कहेंगे कि भाई नेहरू को बैकस्टैप किया पटेल, जो भी इतिहास में लिखा जाएगा पटेल के बारे में। पटेल फिर रिकन्वीन करता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी विरोध करता है, तो पटेल कहता है कि नहीं देखो नेहरू जी के इज्जत का सवाल है, नेहरू जी ने वचन दे दिया, इसको हमको आगे बढ़ाएंगे, संविधान सभा में रखेंगे। नेहरू को वो बाद में वापस आने पर खत लिखता है पटेल, आपके आग्रह के चलते मैंने वर्किंग कमेटी को समझाकर उनको कन्विंस किया, अब पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब रखा गया मालूम है? 370 संविधान का फाइनल ड्राफ्ट रखने से 1 महीना पहले। तब तक संविधान सभा के सामने भी नहीं आया था 370। 1 महीना पहले आया तो फिर से संविधान सभा में विरोध हुआ, सबने विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया। फिर गोपाल स्वामी अयंगार सबको समझाया कि देखो भाई युद्ध हो रहा है वहां, इसके लिए टेम्पररीली हम दे रहे हैं, टेम्पररीली। तब जाकर संविधान सभा ने माना है। रिमेंबर, जो 370 संविधान सभा में माना, उसमें ना अलग झंडा था, ना अलग संविधान था, ना अलग प्रधानमंत्री थे। यह सच्चाई लोग जानते नहीं है। पटेल को कह रहे ये तीनों आए नेहरू का बड़ा दूसरा अपराध के कारण, 1952 वाला दिल्ली एग्रीमेंट।
शेख अब्दुल्ला नेहरू के बीच में दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में जो हुआ था, उस एग्रीमेंट में नेहरू ने माना है कि संविधान का कोई धारा कश्मीर को लागू नहीं होगा, कश्मीर पूरा अपने संविधान से चलेगा, केवल संविधान का 1 और 370 ये 2 ही लागू होंगे, बाकी सब आप चलाओ, आप अपना झंडा रखो, आप अपना संविधान अलग रखो, आप आपके सदर रियासत को स्वयं नियुक्त करो, गवर्नर को स्वयं नियुक्त करो, और आपके मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे, प्रधानमंत्री बोला जाता था, आप आपके राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलो। ये सब समझौता नेहरू ने 1952 में किया है। नेहरू एग्रीमेंट क्या है, पढ़ लीजिए। फिर हमको कह रहे कि हमको नेहरू के बारे में मालूम नहीं है। भाई आपने तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का हिस्ट्री ही नहीं पढ़ा है और हमको कह रहे हो। तो इसीलिए जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मुद्दे पर कर रहे हैं। नेहरू के अच्छे काम जो भी होंगे उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है ना, हम भी तो खुश होंगे ना जो अच्छे काम हुए होंगे। मुझे नहीं मिल रहा है बट कई लोगों को मिल सकते हैं, उससे खुश होंगे। बट जो इतिहास के सच्चाई पर हम बोल रहे हैं उसको तो स्वीकार करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सारा क्रिटिसिज्म नेहरू के सामने उस समय के पार्लियामेंट में होता था। नेहरू कभी इसको आपत्ति नहीं लिया, इस क्रिटिसिज्म को नेहरू लिया था। अब आज लेने से उनके ग्रेट ग्रैंडसन को सबको आपत्ति हो रही, तो मैं क्या करूं? क्रिटिसिज्म को लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है। आप सावरकर को गाली दे सकते हो, आप मोदी जी को कुछ भी बोल सकते हो, नेहरू के ऊपर बोलेंगे तो हम भक्त हो गए। आप तो रियल नेहरू भक्त हो। चलिए, आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम पवन वर्मा जी आए हैं। इनफैक्ट ही इज़ बेटर प्लेस देन मी इन दिस डिबेट ऑफ नेहरू वर्सेस द बीजेपी आई थिंक। लेकिन चलिए, नेहरू आप कहते हैं उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन व्हाट अबाउट इंदिरा गांधी? क्योंकि लगता है कि जो आपके जो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ पैटर्निंग हिमसेल्फ मोर एंड मोर ऑन इंदिरा गांधी। अ लॉट ऑफ पीपल से कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को कंपेयर करते हैं नेहरू से, तो मोदी जी का कंपैरिजन होता है इंदिरा गांधी से। अब अगर ये बात कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, बीजेपी वाले का कह रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे। हर प्रधानमंत्री के अपने कुछ विशेषताएं रही है, उसमें नेहरू भी शामिल है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों की अपनी एक विशेषता रही है। वो दे आर देयर ओन पर्सन्स, दे आर देयर ओन। हर प्रधानमंत्री को कोई दूसरा प्रधानमंत्री का तुलना ही होना है, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने हाल ही में एक लेख लिखा था, यानी दुनिया के 5-6 बड़े लोगों के एक ट्रेड था, वो एक ट्रेड मोदी के पास है। कुछ ट्रेड्स में कोई सहमत नहीं हो सकते, बट है। चर्चिल का एक ट्रेड था, चर्चिल वाज ए श्रूड पॉलिटिशियन, वो है मोदी जी के पास। तो एक बिंदु में मिल सकते, उसका अर्थ ये नहीं है कि इंदिरा गांधी और मोदी एकदम सही है और नेहरू और अटल जी एक जैसा है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग विलक्षण एक नेता रहे हैं। हर व्यक्ति का नेतृत्व को इतिहास जांचेगा। जब इतिहास जांचता है ना, व्हेन हिस्ट्री में उस पर कुछ विश्लेषण होता है ना, दुखी मत हो ना। हिस्ट्री इज द बेस्ट जज for our actions, not we. Today we may think we are very great, but history will judge. Nehru thought he was very great, but history judged him differently. Different people judge him differently in history. Take it. वही मैं कह रहा हूं, व्यक्तिगत दूषण का बात नहीं है, बट इतिहास में हर नेता का एक आकलन होगा। इंदिरा गांधी का भी हुआ है। इंदिरा गांधी का तो तत्कालीन समय में पार्लियामेंट में उनकी प्रशंसा हुई, तो उस समय के विपक्ष ने भी उनकी तारीफ की थी। हाँ, पर मैं क्या सोचती हूँ कि हाइंडसाइट इज वेरी कन्वीनियंट टू जज समवन। उस समय क्या परिस्थिति थी, उस समय क्या सिचुएशंस थी। विल प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर उस समय होते क्या करते? प्रिया जी, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ। अगर हाइंडसाइट आप कहते हो ना इसको, तो हमारे पूरे विश्व में हिस्ट्री डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए ना। हिस्ट्री भी तो सब्जेक्टिव है। हिस्ट्री इज हाइंडसाइट, बट हिस्ट्री इज अ सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स। एग्जैक्टली, दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट। सो इफ आई मेक ए सब्जेक्टिव एनालिसिस, डोंट गेट ऑफेंडेड, यू मेक योर एनालिसिस। ये नहीं कहो कि हाइंडसाइट है, हाइंडसाइट नहीं है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपका आकलन करता है। हिस्ट्री में डिफरेंट, नेपोलियन ने कहा, व्हाट इज हिस्ट्री आफ्टर ऑल? इट इज अ फेबल म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। आज रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड एग्री आने पर फिर हिस्ट्री अबाउट नेहरू, दैट इज यू हैव टू एग्री। हाँ, यू हैव डिफरेंट थिंग प्लेस बिफोर द पीपल, दैट इज हाउ हिस्ट्री रन्स, यू कांट हेल्प।
ओके, बिफोर आई लेट यू गो, हाइंडसाइट से आप फोरसाइट पे आते हैं. अगला चुनाव यू आर सेइंग बीजेपी हैज़ द एडवांटेज, पर मुद्दे क्या होंगे? विल इट बी अगेन ऑन हिंदुत्व? बिकॉज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जनवरी के एंड में, उसके बाद चुनावी ब्यूगल समझो, दैट इज गोइंग टू साउंड द चुनावी ब्यूगल. आर यू गोइंग टू कैरी ऑन विद हार्ड हिंदुत्व, या कोई पॉलिसीज भी होंगी? किस तरह का नैरेटिव आपको लग रहा आगे आएगा? नहीं, मुद्दे क्या होंगे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा. मैं उस पर कुछ विशेष नहीं बोलूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा, मैं 2014 इलेक्शन में पूरा शामिल था, 29 के इलेक्शन में पूरा शामिल था. हिंदुत्व के आधार पर वो चुनाव नहीं लड़ा गया. मैं कहता हूँ 2014 आई टेल यू देयर वर 3 मेन issues. One was Modi ji's personality. Whatever his successors were there in Gujarat as chief minister, that was one. Number 2, the failures or corruption of Congress. वो 10 साल का करप्शन UPA 1 UPA 2 का. नंबर 3, पूरा संघ परिवार के लोगों का पूर्ण समर्थन. वो 2014 का इशू था, उसमें से ही जो मेजॉरिटी आया था. 2019 it was Modi's personality again constant. Number 2, of course, the Sangh Parivar organization support was constant. Number 3 was not Hindutva nor the criticism of Congress, but it was the performance, 5 years of Modi rule. And 2024, I believe, will be a verdict on 10 years of Sushasana, 10 years of good governance of this government. On that note, Ram Madhav ji, thank you so much for coming, and a big hand for someone who's one of the most articulate faces of the RSS. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.